पंजाब दौरे पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा पंजाब को फिर से हरा भरा बनाना प्राथमिकता। केंद्रीय कोयला मंत्री पहुंचे टंडवा, चतरा सांसद ने स्वागत किया। मगध परियोजना का माइनिंग का किया निरीक्षण। सरकार पर बाबूलाल मरांडी का हमला, बालू घाटों पर सरकार की नीयत उठाए सवाल, कहा सरकार नहीं सुधरी तो अफसर जाएंगे जेल। और फिर अस्पताल में 2 दिवसीय कार्यशाला, नई सर्जिकल तकनीकों पर मिलेगा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। रांची में फुटपाथ दुकानदारों का विरोध, नगर निगम की कार्रवाई से दुकानदार नाराज, बिना नोटिस दुकानें हटाने का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह पंजाब के अमृतसर सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 2 दिवसीय दौरा कर राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में जुटे हैं और पीड़ितों को भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि पंजाब को पुनः हरा भरा और समृद्ध बनाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह पंजाब के अमृतसर सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 2 दिवसीय दौरा कर राहत पैकेज का ऐलान किया है। और आपको बताते चलें कि पंजाब दौरे पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रहे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। कई इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लिया। पंजाब को फिर से हरा भरा बनाना प्राथमिकता बताया। तो वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी टंडवा पहुंचे और चतरा सांसद कालीचरण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा शहीद चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने मगध परियोजनाओं का माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण कर उत्पादन कार्यों का जायजा लिया है। आपको बताते चलें कि कोयला मंत्री किशन रेड्डी टंडवा पहुंचे। चतरा सांसद कालीचरण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक पर उनका भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बालू घाटों को माफियाओं को सौंपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की बनाई नियमावली गरीब, आदिवासी, बेरोजगारों को बाहर करने के लिए बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सरकार बालू घाटों को ग्राम सभा को सौंपने के बजाय माफियाओं को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि सरकार ने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने पेसा कानून लागू कर ग्राम सभा को अधिकार देने की मांग की है। प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता भी मौजूद रहे। आज आप सबके बीच मैं सरकार के उन कामों के बारे में थोड़ा आपका ध्यान देना चाहता हूं ताकि आप सब समझ सकें। जो सरकार कहती है वो सरकार है, यानी हम लोगों की सरकार है और सरकार स्थानीय स्तर पर बहुत बल देती है। 75% लोगों को काम मिलेगा। सब लोगों ने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी शुरुआत तो यहां तक उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपया तक की जो ठेका पट्टा यहाँ के स्थानीय नौजवानों को, आदिवासियों को मिलेगा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और जहां उनको देनी चाहिए अवसर है, लेकिन वहां देती नहीं है, बल्कि वहां पर इस प्रकार से कायदे कानून बनाती है ताकि वो यहाँ के वो जो गरीब बेरोजगार नौजवान है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके, भाग ही नहीं ले सके। आप सब लोगों के संज्ञान में आ गया होगा क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट ने बालू घाट की नीलामी पर रोक लगाई। रोक इस कारणों से नहीं लगाई, हम जो कारण बता रहे हैं, रोक तो इस कारण से उन्होंने लगाई क्योंकि पेशा कानून यहाँ लागू
और ग्राम सभा को ही बालू घाट या शराब जैसे या हाट बाजार मेला से जो टैक्स लगाने का या वसूलने का ये जो राइट्स है, तो स्थानीय निकाय को ही है, पंचायत को ही है, ग्राम सभा को ही। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि उसमें से उनकी मोटी कमाई कर। रांची स्थित ऑर्किड अस्पताल में 2 दिवसीय चिकित्सक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी शामिल होंगे। इस कार्यशाला में देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर हिस्सा लेंगे, नई सर्जिकल तकनीकों पर जानकारी साझा करेंगे। इसका लाभ झारखंड के डॉक्टरों को मिलेगा, जिससे राज्य के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो दिवसीय हम लोग का द्वितीय झारखंड लीवर फिर पैंक्रियाज, पित्त की थैली, पित्त की नली से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में गहन मंथन किया जाएगा। इसमें एंडोस्कोप के द्वारा यानी दूरबीन के द्वारा जो इलाज आजकल जो लेटेस्ट इलाज है, जो आधुनिक इलाज है, उस पद्धति से कैसे किया जाता है इसके बारे में पूरे देश से करीब 30 विशिष्ट चिकित्सक, जैसे प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर एस.के. सरीन सर, फिर हम लोगों के प्रोफेसर अनिल अरोड़ा सर गंगाराम अस्पताल से, प्रोफेसर एस.के. सिन्हा सर पीजीआई चंडीगढ़ से, उसी तरह से पीजीआई लखनऊ से डॉक्टर राहुल, और आप लोग सभी जानते हैं एआईजी हैदराबाद से आ रहे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध, पटना से आ रहे हैं, बनारस से प्रोफेसर बीके दीक्षित, केरल से आ रहे हैं, गुवाहाटी से डॉक्टर साहब आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे देश से इसमें एक जमावड़ा होने वाला है डॉक्टर साहब लोगों का, और जिसमें हम लोग इन विशिष्ट चिकित्सकों से झारखंड के जो लोग हैं, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं काम गैस्ट्रो से रिलेटेड, वो लोग अपने काम को हम लोग भी पेश करेंगे उनके सामने। राजधानी रांची में फुटपाथ दुकानदारों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज करीब 10,000 से भी अधिक दुकानदारों ने एकजुट होकर नगर निगम और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के उनकी दुकानें हटाई जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो सदन का घेराव किया जाएगा। तो आपको ये भी बताते चलें कि फुटपाथ दुकानदारों का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। उन्होंने हाथों में तख्तियां लिए नजर आए। बड़ी संख्या में काले झंडे लिए लहराते हुए महिलाएं नजर आ रही हैं। दरअसल रांची में फुटपाथ दुकानदारों का ये विरोध लगातार जारी है और उन्होंने कहा कि गुनाह प्रशासन करे, सजा हम लोग भुगते हैं। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर बैनर लिए महिलाएं विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। भविष्य में सदन घेराव करने की चेतावनी भी देती नजर आई। उन्होंने कहा कि अगर अभी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे और सदन के बाहर का घेराव भी करेंगे। सरकार हमारे प्रमाण दे, हमें जगह दे, हमें अपना अधिकार दे कमाने खाने के लिए, कि हम लोग भीख मांगने के लिए छोड़ दिए हैं। और क्या चाहिए? अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से, और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। हम लोग को प्रमाण दे, हम लोगों को ये स्थान दे, ताकि हम लोग अपना रोजी रोटी चला सके, अपना घर चला सके, अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके। बहुत नुकसान की है, कितना 2-3 महीने से फीस नहीं दे सके हैं सर। हम लोग अपने बच्चे का स्कूल का फीस नहीं भर पाए हैं। जब आते हैं तब उजाड़ के चले जाते हैं। उनका क्या है? बस ऑर्डर करना है, जाओ उन लोगों को हटा दो। कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? इसको तो कुछ है नहीं। अपना बाल बच्चा तो ठीक ठाक है। यहाँ की नगर निगम पागल हो गया है, इसीलिए कांके में रांची में इलाज कराने के लिए आया, और कांके से ही शुरू है पागलपन का इलाज। और हम लोग इलाज करेंगे धरती पे। बार बार फुटपाथ दुकानदारों को हटा रहा है। 9 साल से कोई बेंडिंग जोन नहीं बना अभी तक, बेंडिंग कमेटी नहीं बना अभी तक, चुनाव नहीं हुआ, और लाठी मार के पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है। तो सड़कों पे निपटेंगे नगर निगम से, जैसे आएगा वैसे शहर में हम लोग करेंगे। लेकिन कहता है कि हम नहीं मानेंगे जब तक टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो जाता है, चुनाव की घोषणा नहीं होता है, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस की स्मृति में निकाली जा रही जागृति यात्रा 2 अक्टूबर को हजारीबाग पहुंचेगी। ये यात्रा 17 सितंबर को पटना साहिब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पदाधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी।
यात्रा धनबाद, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची होते हुए हजारीबाग पहुंचेगी। यहां भव्य स्वागत, नगर कीर्तन का आयोजन होगा और साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शामिल होगी। पूरे शहर में श्रद्धा, भक्ति, भाईचारे का माहौल होगा। महाराज के 350 साल शहीदी के उपलक्ष्य में एक जागृति यात्रा पटना साहब से शुरू होकर श्री आनंदपुर साहब को पहुंच रही है। ये यात्रा 2 अक्टूबर को हजारीबाग भी आएगी और बहुत सौभाग्य की बात हम सबके सारी संगत के लिए और सारे हजारीबाग वासियों के लिए है कि हम लोगों को इस यात्रा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। तैयारियां पूरी जोर शोर से चल रही हैं और हम लोग पूरी संगत पूरा गुरुद्वारा जो है सारी कमेटी इस तैयारियों में लगी हुई है और हम चाहेंगे कि पूरी हजारीबाग की संगत भी आए और इस यात्रा के दर्शन करे और गुरु ग्रंथ साहब के जो टीचिंग्स हैं उनको समझे क्या है क्या नहीं है और उसका प्रचार प्रसार। साहिबगंज के राजमहल मॉडल कॉलेज में नया भारत गढ़े कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ब्रह्मचारी राजू चैतन्य ने रामकृष्ण मिशन की क्विज और निबंध प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी, छात्रों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही रमजान अली, डॉक्टर अमित सिंह समेत अन्य शिक्षक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यशाला में छात्रों में जागरूकता और उत्साह बढ़ाया गया। द्वारा रिबिल्ड इंडिया कंपटीशन 2025-26 यानी नया भारत गढ़ो प्रतियोगिता 2025-26 के अंतर्गत इस कॉलेज में आज का डेटा प्रखंड में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि हमारे छात्र कैसे आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और एक जिम्मेदार नागरिक बने। उनके अपने पढ़ाई का, माता पिता के प्रति और माताओं बहनों के प्रति क्या कर्तव्य है अपना जीवन में ढालें, मजबूत बने और सफलता अर्जन करें। और इसका आधार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में जो विचार हैं, जो कि हमारे विवेकानंद जी की जीवनी और नया भारत गढ़ो ये 2 पुस्तकें हैं, इनके माध्यम से मिलेगा। नया भारत गढ़ो जो रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर एक पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ एक सशक्त नागरिक बने, उसी क्रम में हमारे ब्रह्मचारी राजू महाराज जी चेतन आए हुए हैं और उनके माध्यम से आज मॉडल कॉलेज राजमहल में उनके द्वारा जो क्विज कंपटीशन होना है, एसे राइटिंग होना है, जो निबंध प्रतियोगिता है, उसमें हमारे छात्र छात्राएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले, अधिक से अधिक भाग ले और प्राइज जितना बड़ी बात नहीं, इसमें भाग लेना और उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो संघर्ष किया और उन्होंने जो शिकागो में, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 सितंबर जो पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, हमारे लिए, भारत के लिए गर्व का विषय था कि उन्होंने शिकागो में जाकर के जो उन्होंने बताया, तो निश्चित रूप से उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारने की बात है। कोडरमा जिला के बिरसा भवन सभागार में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम सूचना प्रसार, सेमिनार, मूल्यांकन, आलेखन, कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आयोजित हुआ और साथ ही उपायुक्त ऋतुराज, जिला सहकारिता पदाधिकारी रूमा झा, पशुपालन पदाधिकारी निवास मेहता सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। विभाग के अंतर्गत जितने हमारे पैक्स, लैम्प्स और हमारी सहकारी समितियां हैं, उनको सशक्तिकरण करने के लिए कार्यशाला किया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो विभागीय मैट्रिक्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिले, उसका वो अनुपालन करें। साथ के साथ हम लोग इस महीने सारे लैम्प्स, पैक्स की रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग के आधार पर जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको सरकारी योजनाएं जो हम लोग जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं परफॉर्म, उनमें उनको मदद की जाएगी। इन लोगों को बोला भी गया है कि और नई से नई टाइप की योजना जैसे कि CSC ID लें, धान अधिप्राप्ति के लिए बिल्डिंग्स वगैरह को सशक्त करें। हम लोग कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि धान की खेती अच्छी हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे पैक्स में ही धान दें, इसकी भी तैयारी शुरू की है हम लोग। L4 रैंकिंग होती है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने हमारे लैम्प्स, पैक्स हैं सब L4 रैंकिंग को अचीव करें। साथ के साथ नई योजनाएं जैसे कि राइस मिल, पेट्रोल पंप, मत्स्य पालन, दवाई का दुकान, जन औषधि केंद्र, इन सारी चीज़ों में भी ये बढ़ चढ़ के सहभागिता दिखाएं ताकि एक सहकारिता का जो मोटिव है सरकार का, जिसमें कि गांव के से अंतिम जुड़ सकते हैं, उसमें हम लोग।
साहिबगंज एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अमित सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहार को देखते हुए पूजा समितियों से समन्वय स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल समीक्षा करते हुए लंबित मामलों पर नाराजगी भी जताई गई। उन्होंने कहा कि नशा और अवैध हथियारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, अपराधियों को चिन्हांकित कर जेल भेजने, जमानत पर छूटे अपराधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। क्राइम मीटिंग में पुलिस के संबंधित जितने भी कार्य हैं सबकी बारी बारी से समीक्षा की गई, जैसे पासपोर्ट, कैरेक्टर, केस का अनुसंधान, कांडों का निष्पादन, इन सब बातों पर चर्चा हुई और उस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण यह क्राइम मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी पर्व त्योहार का समय शुरू हो रहा है। उसमें ट्रैफिक और विधि व्यवस्था संधारण के लिए एक योजना बनाई गई, कार्य योजना बनाई गई। जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। शांति समिति की बैठक करने के लिए कहा गया है। हर एक पंडाल के साथ या हर एक जो पूजा समिति है उसके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सबको निर्देशित किया गया। बीसीसीएल एरिया 10 के लोधना कार्यालय के समक्ष मृतकों के परिजन और ग्रामीण लगभग 24 घंटे तक धरने पर डटे रहे। आश्रितों को स्थायी नियोजन और उचित मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के हस्तक्षेप के बाद समझौता हुआ और इस दौरान 2 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली गई है और घायलों के बेहतर इलाज का आश्वासन दिया गया है। माइनिंग इंश्योरेंस था नहीं। पहला बात है कि उसमें माइनिंग एक्ट के तहत हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मानवता के नाते हम लोग एक रिस्पेक्टेबल राशि पे हम लोग एग्री किए हैं, जिसमें यूनियन, ट्रेड यूनियन और परिजन सारे एग्री थे। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग दिया हमारे साथ। प्रशासन हमेशा साथ रहा। ये जितने भी नेगोशिएशन हुई इसमें बहुत सराहनीय योगदान है प्रशासन का भी। और सिंस ये ऐसा चीज था कि इसमें सबका सिंपैथी भी है साथ में। कोई ऐसी दुर्घटना घट गई कि जिसको अनफॉर्चुनेट जिसको कहा जाए, तो हम लोग बीसीसीएल अपने एंड से जो भी मानवता के नाते हम लोग कर पाए हैं, हम लोग सभी इकट्ठा करके अपना, तो एक रिस्पेक्टेबल बात पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोग का। दूसरा 3 बात बीसीसीएल उस पर एग्री किया था। एक है कि बच्चे छोटे थे तो हम लोग बोले इसका प्री एजुकेशन 12th तक हम लोग इसको बीसीसीएल वहन करेगा। हमारे फ्रेंचाइजीज बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बीसीसीएल का ये रहता है, तो उसमें हम लोग उसको एजुकेशन का इंश्योर किए हैं। तो कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे और एक और आदमी का असमय काल कलवित हो जाना बहुत दुखद है। इसमें हम सभी लोगों ने संवेदना दिखाते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, बीसीसीएल के पदाधिकारियों के द्वारा, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा और आम जो भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं उन सभी के सहयोग से इस मैटर को शांतिपूर्ण ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सॉल्व कर लिया गया है। मृतक के आश्रितों को बीसीसीएल की तरफ से उचित मुआवजा, सरकारी जो प्रावधान है और नियोजन, बच्चों की पढ़ाई इस संबंध में सारी चीजें लिखित में की गई हैं। धनबाद के निरसा प्रखंड स्थित कुमार धुबू ओपी एक बार फिर से विवादों में आ गया है। शाम ओपी के पूर्व निजी चालक राजन कुमार, संजीत कुमार और साथी नामक युवक से मारपीट और स्कूटी तोड़ने का आरोप है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने ओपी में हंगामा भी किया और साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि राजन पुलिस संरक्षण में अवैध गतिविधियां करता था। ओपी परिसर में पार्टी तक आयोजित करता था। पूर्व में एसएसपी द्वारा हटाए जाने के बावजूद भी गाड़ी चला रहा था। लोगों ने कार्रवाई नहीं होने पर घेराव की चेतावनी दी है। मामला बार बार आप लोग के संज्ञान में आ रहा है। आप लोग मीडिया, आप लोग खुद जान रहे हैं कि ड्राइवर यहाँ पे था और रंजन बोल के, उसको हटा दिया गया था। डीजीपी का ऑर्डर था, एसएसपी का ऑर्डर था। माननीय विधायक जी ने भी लेटर लिख के दिया था कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो बार बार घटना कर रहा, समाज को लेकर गाली गलौज कर रहा। कल रात को इसी तरह हमारे एक संजीत जी हैं, अच्छा लड़का है, ये थाना में आए थे कुछ काम के लिए। उनका स्कूटी बाहर खड़ा था। उसी दरमियान उसको पता चल गया कि इनका स्कूटी को पटक दिया, गाली दिया। हम लोग अभी थाना के पास आए थे। जो मीन साहब प्रभारी है उनको हम लोग बोले कि उसको बुला के आप इसको जल्दी से कीजिए। मीन साहब उसको बोले, मीन साहब ही ये सब जितना है सब मीन्स और यहाँ का जो लोग है, जो थाना में जो लोग रहते सब मिल के करवा रहे हैं। भी इससे पहले भी वो जो यहाँ का पहले ड्राइवर रह चुका है, जिसका हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद उसके हटाया भी गया है। हटाने के बावजूद अभी जो हमारे यहाँ जो पहले, इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले जो यहाँ से लाइन हाजिर हुए हैं, वो बड़ा बाबू का जाने के बाद क्या पता उससे क्या पावर मिल गया है। अभी वो बोलता है हम पैसा दे करके यहाँ का थाना का प्रभारी बुला रहे हैं। अपने आप को क्या समझता है, इतना मन बड़ा हुआ। वो तो थाना का परिसर में
सिपाहियों लोग के साथ बैठ करके दारू पिया। दारू पीने के बाद ये संजीत, जो लड़का आज तक किसी को कुछ रेत नहीं बोलता है, उस लड़का को दोनों मिल करके सिपाही को साथ में लेकर के मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में ये दो समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का मेन कालपीट वही है। बड़ा बाबू से मिलने के लिए आए थे, तो उनका यहाँ सेतु हो गया, तो हम मिलने के लिए आए थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर में लगा हुआ था, तो हम अंदर उनका रूम में थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर है, तो गिरा उरा के पूरा नोच नाच दिया। तो राजन बोल रहा था, और हमको राजन से कोई लेना देना नहीं, राजन से मेरा बातचीत तक नहीं होता है। लेकिन फिर मेरा बाहर स्कूटी गिरा के ऊपर से फोन करके बोल रहा है, इसका मतलब कि थाना के साथ मिलकर काम कर रहा है और पूरा गाली गलौज कर रहा है, पूरा चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। कोडरमा जिला के झुमरी तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडा चौक के पास पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान यदु चौहान के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के धर्मपुर गांव का निवासी था। और साथ ही शव मिलने की सूचना पर तिलैया पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू हो गई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। निर्मल चौहान उम्र होगा इसका, वो करीबन 25 के ऊपर उम्र होगा। क्या काम करता था तिलैया में? ये फूल पौधा की बेचता है, टोकरी में लेके आता था, एक टोकरी में बेचता था, ठेला पे काम से। कल मिले थे इनसे, आप कल मिले थे? हाँ, रोज ही मिलता है, ठेला चलाते रहता है, अपना आते जाते रहता है, मिलता रहता है। कितना दिन से फूल बेच रहा था ये? तो इतना कब जब जानता है तब से फूल अपना बेच रहा है, 8-10 साल के करीबन। कहाँ रहते थे तिलैया? तिलैया में ये ठेला तो मैंने घुमा के बेचता आता है, तो रात में अपना स्टेशन में जाके सोता था। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के खूटीटोला गांव में ओझा गुनी बताकर अधेड़ धर्मदेव उराव की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। हत्या में शामिल 6 आरोपी अजय, कमलेश, विनय, चूरामन, कुंवर और मुकेश उराव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने धर्मदेव की जीभ काट दी और फिर गांव के अखाड़ा में पीट कर मार डाला। शव को रात में शमशान में जला दिया और पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लाठी, डंडा और पिस्टल बरामद कर ली है और साथ ही गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। टोला बागपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम धर्मदेव उराव है, उसके ऊपर डाइन बेसाही जादू टोना प्रैक्टिस करने का आरोप लगाते हुए गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ में मारपीट की और फाइनली मारपीट करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लाश को जला दिया गया बिना पुलिस को सूचना दिए। इस सूचना पे जैसे पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गांव पे गई। गांव में जो धर्मदेव उराव के अन्य परिजन थे, उनको जो डर के मारे अपने घर छोड़ के अगल बगल भागे हुए थे, उनको उन्होंने ढूंढ के लाया पुलिस ने और उसके बाद उनके घर पे उनसे सारी घटना की जानकारी ली। घटना की जानकारी जब उनके घरवाली के द्वारा दी गई तो ये तथ्य सामने आया कि कुछ दिनों से गांव के सारे लोग उनपे गांव में घट रही मृत्यु की घटना या कुछ बुरी घटना जो होती थी उसके लिए उनको आरोपित करते रहते थे। इस घटना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर जो उसके मुख्य अभियुक्त थे, जो एफआईआर के भी प्राथमिकी अभियुक्त हैं, अजय उराव, कमलेश उराव, विनय उराव, चूरामन उराव, कुंवर उराव और मुकेश उराव, ये सभी के सभी खूटीटोला के ही रहने वाले हैं और ये प्राथमिकी के अभियुक्त हैं और ये मुख्य अभियुक्त हैं, सबसे एक्टिव अभियुक्त हैं। साहिबगंज जिले के महादेवगंज जयंती गांव में जमीनी विवाद को लेकर राजकुमार यादव उर्फ बुगली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली उनके लाट में मारी गई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी अनीश पांडे और एसडीपीओ किशोर तिर्की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना के महादेवगंज मोहल्ला में एक राजकुमार यादव करीब 40 वर्ष का है, जिसे रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और डेड बॉडी के पास से बुलेट बरामद की गई है और यहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। रात में पता नहीं चल पाया, सुबह जानकारी हुई तो हम लोग आए हैं और छानबीन कर रहे हैं, जांच जारी है।
सर क्या कुछ मामला में कुछ जानकारी प्राप्त हो पाई है जो इसमें शामिल लोगों की कुछ? विशेष अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये बात को पता चला है कि आपसी जमीन संबंधी विवाद के कारण ये हत्या की घटना घटी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।